Hello and welcome back to my YouTube channel in Easy Your Lesson. Today's topic is Education Commission and Committees. तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन पेपर टू यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट कमीशन और कमिटीज है जो हमें पढ़नी है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी वो पेपर टू एजुकेशन में काफी पूछा जाता है। ये यूनिट 2 हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। So, before I start with the topic, I want to tell you something that कि ये जो मैंने स्लाइड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने इसको नोट्स फॉर्म में बनाया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी नेट जेआरएफ की। तो ये बहुत इजी वे है लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए, और मैंने सारी पॉलिसीज तो नहीं इंक्लूड की हैं। जो जो पॉलिसीज आई हैं और उसमें से जो चीजें ज्यादातर पूछी गई हैं एग्जाम पॉइंट में वो मैंने मेंशन की हैं। ऑल दो हर पॉलिसीज के अंदर काफी सारे रिकमेंडेशंस हैं जो मैं अपनी जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो उसमें मैं पर्टिकुलर वन बाय वन एक एक पॉलिसी करके मैं सारा जो है एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को पर्टिकुलर पॉलिसी पे एक डिटेल नॉलेज हो जाए। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैंने उसी पे एक वीडियो बना दी और आप फिर वही पढ़ के जाए और फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो वो तो नहीं होना चाहिए। और एक रीजन ये था इसको नोट्स फॉर्म में बनाने का, ताकि मतलब दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि आप लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं अपना, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो एजुकेशन कमीशन एंड कमिटी, तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जो पॉलिसीज आई थी या जो जो कमीशन कमिटी आई थी हम उस पर बात करेंगे। तो पहली कमीशन थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मोदालियर कमीशन। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थे इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर। तो इसी वजह से सॉरी तो इसी वजह से इस कमीशन का नाम मोदालियर कमीशन भी है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो जो चीजें उस टाइम देखने को मिल रही थी, जो एजुकेशन सिस्टम में बेनिफिट नहीं थी या फिर उसमें चेंजेस लाने चाहिए या फिर जो भी लूपहोल्स थे, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कमीशन बनाई गई थी ताकि सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा किया जा सके। उसमें कुछ चीजें ऐड की जा सके, कुछ चीजें जो नहीं सही लगी तो उसको हटाई जा सके, ताकि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो अच्छा हो सके। और जो बच्चे प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन हमारा मिडिल एजुकेशन होता है जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों को जोड़ता है। तो हम प्राइमरी से जब पढ़ के सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं तो हम एक मिड स्टेज में होते हैं। तो हमें दोनों हम प्राइमरी से पढ़ के सेकेंडरी में आए तो हमें अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग डेवलप्ड होंगे। फिर हमें हायर एजुकेशन में जाना है तो हमें बीच का जो बेसिक एजुकेशन है वो हमें लेना बहुत जरूरी, ताकि हमारा जो बेसिक एजुकेशन है वो डेवलप्ड हो सके। तो ये जो कमीशन थी वो 23 सितंबर 1952 में आई थी और 1952 टू 1953। और ये जो मुदालियर थे वो उस टाइम के वीसी थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? स्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल बनाना, जो डिग्री कोर्स थे उनको 3 साल का कर दिया गया था, और जो एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट बनाया गया था मतलब बनाने की बात की गई थी। नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। तो उसके बाद जो सेकंड कमीशन आई थी उसका नाम था नेशनल एजुकेशन या फिर कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो कोठारी जी थे हमारे जो यूजीसी, वो यूजीसी के चेयरमैन थे और इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, जो कि 1964 से 66 के बीच में कमीशन था। और इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन क्यों कहते हैं? ये किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करता है। इसने एजुकेशन में हर लेवल पे बात की, प्राइमरी एजुकेशन की भी बात की, सेकेंडरी की भी, हायर एजुकेशन की, कॉलेज की, मतलब सारे जो एजुकेशन का जो लेवल है पूरे सबको लेकर के इन्होंने बात की है।
तो ये जो कोठारी जी थे, ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन थे, और जो इनकी रिपोर्ट थी, जो इन्होंने कमीशन आई थी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, अम, तो उस रिपोर्ट का नाम क्या था? जो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या था? तो इसका नाम था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या रिकमेंडेशन किया दिया था? 10+2+3 का एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की थी, कि 10th तक की हमें फॉर्मल एजुकेशन जो लेनी है, उसके बाद 11th 12th हमारा क्या होता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन होता है, मतलब अपना 11th और 12th, उसके बाद हमारा 3 साल का डिग्री कोर्स। देन स्टेटस एनरोलमेंट एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स की बात की थी, स्कूल कॉम्प्लेक्स की, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन को वोकेशनलाइज करना, मतलब एजुकेशन को ऐसा बनाना ताकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको हम लाइव एक्सपीरियंस भी कर सके, हम उस चीजों में कुछ क्राफ्टिंग वर्क सीख सके, कुछ मतलब हाथ का इस्तेमाल करके कुछ चीजों को बनाया, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें अगर जॉब की या फिर किसी भी चीज से हमें नहीं मिलती, तो हम आगे चल के इन फ्यूचर अपनी स्किल का यूज करके कुछ कर सकें। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप इन हर क्लासरूम। तो हमारा जो क्लासरूम होता है जहाँ हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो डेस्टिनी है, हमारी जो फ्यूचर है, वो वही क्लासरूम में शेप हो रहा होता है, मतलब क्लासरूम में बना। तो बच्चे को सही एजुकेशन देना सही बहुत जरूरी है, इसलिए इस रिपोर्ट में सारे लेवल ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, हर चीज की बात की गई है। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉलेज की बात की गई है। फिर हमारी पॉलिसी आती है पॉलिसी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले 1968 में आई थी, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, फिर वो कुछ रीजन की वजह से नहीं आगे वर्कआउट कर पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर 1986 में आती है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेकर के आती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन किए थे? जो कुछ भी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन था, वो सारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, उसने उन रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को इसमें इंक्लूड किया था। Like special emphasis on the removal of disparities and to equalize education opportunities। तो जितने भी डिस्पैरिटीज है, मतलब जो भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम या फिर जो कुछ भी जो कुछ भी हमारा एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन एजुकेशन जो है सबके लिए बराबर नहीं हो पा रहा है, इक्वलाइज नहीं हो पा रहा है, जो भी सोशल बैरियर है या फिर जो सोशल इश्यूज है, उन सबको सॉर्ट आउट करना और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना, ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोगों, सबको प्रॉपर इक्वालिटी एजुकेशन मिल सके। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी, ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स की बात की गई है। फिर अपग्रेडिंग ऑफ सेलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो भी सेलेक्टेड ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज उसको अपग्रेड करना टू कॉम्प्लीमेंट दी वर्क ऑफ एससीईआरटी, ताकि एससीईआरटी का जो वर्क है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई है। डाइट एनसीटी इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी एक्सपैंडेड। तो ये सारी चीजें जो है एनईपी एनपी पॉलिसी आने के बाद इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल की बात कही गई थी, जो कि महात्मा गांधी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। जवाहर नवोदय विद्यालय बना था 1986 में, सीबीएसई 6 to 8 का। फिर 1992 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू डिसेंट्रलाइज एजुकेशन। तो 1992 में जो 1986 पॉलिसी आती, एनपी 1986 पॉलिसी आती है, राजीव गांधी गवर्नमेंट जो लेकर के आती है, उसको उसको चेक करने के लिए और वो चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए 1992 में एक आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मतलब अब जो चीज रिकमेंड हुई है, जो चीज लिस्ट आउट हुई है, उसको जो है अब एक्शन में लाना है, ठीक है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और जो एजुकेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात की जाती है। AICTE और CTE और IASES में देखने को मिलता है, ठीक है।
फिर आती है हमारी आचार्य राममूर्ति कमेटी, जो कि 1990 में आई थी, और इसका जो मेजर रिकमेंडेशन था कि वो 1986 में जो पॉलिसी आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट की, उसको रिव्यू करना। फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 टू 85 आती है। फिर उसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके जो चेयरमैन थे डीपी चट्टोपाध्याय, फाउंडर चेयरमैन ऑफ आईसीपीआर। जो आईसीपीआर उसके जो फाउंडर चेयरमैन, तो डीपी चट्टोपाध्याय कौन थे? फाउंडर चेयरमैन ऑफ थे आईसीपीआर। आईसीपीआर क्या है? इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। क्या थे आईसीपीआर का फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। देन आप द टीचर एंड सोसाइटी, जो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, तो उस रिपोर्ट का जो फुल नेम था वो टीचर एंड सोसाइटी करके था। सिलेक्शन और ट्रेनीज फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, जो टीचर्स है उनको सेलेक्ट करना है प्रोफेशन में, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। एनसीएफ 2005, इससे पहले वो 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, देन 2000, देन 2000। एनसीएफ का क्या काम है? एनसीएफ का काम होता है कि गाइडलाइन बनाना सिलेबस, टेक्स्ट बुक और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जितने भी स्कूल्स है इंडिया में, ताकि वो नेशनल लेवल पे बन सके और बन सके, ठीक है। एनसीएफ 2005 से पहले 3 बार और करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका था, 1975 में, 1988 में, फिर 2000 में, फिर आपका 2005 में आता है। देन इसमें क्या मिलेगा? एनसीईआरटी इसको प्रिपेयर करता है। कैब ने इसको अप्रूव किया था 2005 सितंबर में। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी उस पे ये एनसीएफ 2005 जो है वो आपका बेस्ड है, मतलब जो भी आपका करिकुलम फ्रेमवर्क है पहले के भी 3, वो इसी अप्रोच पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं? जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है, जो नॉलेज को आप पहले सर्च करो, उसको जानने की कोशिश करो कि आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हो, उस प्रॉब्लम के बारे में आप खुद ही सर्च करो, खुद सॉल्यूशन तक पहुंचो। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके पहुंचना, ये नहीं कि आपने जो चीजें आपको दे दी गई हैं, आपको पता है ये ऐसे, तो आप उसी को लर्न करके उसी को फैक्चुअल चीजों पे बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, यहाँ पे मैंने 2007 लिख दिया है। नेशनल नॉलेज कमीशन आपका 2005 में आया था, और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और चेयरमैन इस नेशनल नॉलेज कमीशन का कौन था? सैम पित्रोदा थे। कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द पीएम, और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी प्राइम मिनिस्टर को, जो कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो रहा है, जो भी सारी चीजें नई आ रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताना। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पोर्टल्स, लीगल एजुकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में एज एडवाइजरी वर्क करना, ठीक है। देन आपकी यशपाल कमेटी रिपोर्ट आती है 2009 में, और एक 1993 में। तो जो 2009 में आती है वो रिनोवेशन एंड रिनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन को रेनोवेट करना और दोबारा से उसमें जो भी चेंजेस लाना है, और उसमें क्या क्या चीजें टाइमली चेंजेस करने हैं, आपको क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, क्या पुरानी ऐसी हायर एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है उसको हटा करके कुछ चीजों को रिप्लेस करना है, वो सारी चीजें इस पॉलिसी में बात की गई है। 1993 में जो आई थी यशपाल कमेटी रिपोर्ट, वो लर्निंग विदाउट बर्डन इस पॉलिसी का जो टाइटल था। तो लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब जो बच्चे हैं वो जो बैग जो है वो जब जाते हैं स्कूल, आपने देखा होगा बच्चों का जो बैग है वो बहुत हैवी होता है, तो बच्चों के पे बहुत ज्यादा कंधों पे प्रेशर होता है, तो उसको प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए उनकी जो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर जस्टिस वर्मा कमिटी आती है 2012 में। एनसीटी एकेडमिक बॉडी है, और एनआईपीआरटीई हायर पावर कमीशन, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट 2012।
तो आपको NIPRTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, जो कि एक नेशनल एकेडमिक बॉडी थे जो एनालाइज और रिफ्लेक्ट करने के लिए जो टीचर एजुकेशन में जो भी चेंजेस होता है, तो ये एक तरह की हाई पावर्ड कमीशन था जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये 2012 अगस्त 2012 में आती है। उसका जो टाइटल था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर की बात की गई। जो भी प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स है उनकी क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए, उसको टाइमली उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको टाइमली इम्प्रूव करने की बात की है। टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। टीचर परफॉर्मेंस की बात, टीचर जो पढ़ा रहा है स्कूल में, जो भी वर्क कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, उसको रीचेक करने के लिए और उसी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और टीचर जो पढ़ा रहा है उसका रेगुलर और जिस भी स्कूल में उसका वहाँ पे रेगुलरली ऑडिट हो, ताकि टीचर के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके। स्ट्रेंथिंग द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ NCT। तो NCT का जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। तो ये था आज का पूरा ये टॉपिक हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्प मिले इससे आपके। और मैं आगे जो वीडियो ले आऊंगी अब मैं पर्टिकुलर एक एक पॉलिसी पे बात करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like, share and subscribe this channel.